हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्ट्यूज़ पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं लर्निंग थ्योरीज जो है सीडीपी का पार्ट यानी चिल्ड्रन डेवलपमेंट पेडागोजी में थॉर्नडाइक की थ्योरी में लेके आई हूँ, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने क्या क्या कहा था वो हम लोग जान लेते हैं। ये जो थ्योरी है इसका नाम जो है थॉर्नडाइक कनेक्शनिज़म भी कहते हैं इस थ्योरी को, ठीक है। तो इसके आपके 5 नाम और बताए गए हैं। पहला आपका नाम है थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, ठीक है, तो आप लोग ये लिख लीजिए। दूसरा है कनेक्शनिस्ट थ्योरी, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कनेक्शनिस्ट थ्योरी भी कहते हैं। यानी दूसरा क्या है, कनेक्शनिस्ट थ्योरी भी इसको हम लोग कहते हैं। और तीसरी चीज़ है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें है, इसको बॉन्ड थ्योरी भी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, एंड ट्रायल एंड एरर्स थ्योरी का नाम सब लोग जानते हैं। तो हम लोग और एक नाम इसका जानते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी आपका। और तीसरी आपका नाम इसका है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, और नेक्स्ट है ट्रायल एरर लर्निंग। तो ये आपका जो नाम है थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर का, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी का और क्या नाम है, तो आप बता देंगे कनेक्शनिज्म, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी इसको हम लोग कहते हैं। तो आपके जो थॉर्नडाइक थे उनका एक्सपेरिमेंट क्या था जान लेते हैं। थॉर्नडाइक फॉर्मुलेट हिज थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट कंडक्टिंग ऑन हिज कैट, यानी उन्होंने अपने कैट पे ही एक्सपेरिमेंट किया था इन पजल बॉक्स। यानी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपी टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था अपने कैट पे पजल बॉक्स में, ठीक है। कैट पे इन्होंने अपना क्या किया था, थ्योरी कंडक्ट किया था और पजल बॉक्स में उसको रखा था। द डोर ऑफ द बॉक्स कुड बी ओपनड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग इनसाइड द बॉक्स, यानी एक स्ट्रिंग था, उसको जैसे ही खींचा जाता था वैसे ही क्या था, बॉक्स का डोर खुल जाता था। अ फिश वॉज कैप्ट आउटसाइड, बाहर क्या रखा था, एक फिश रखी थी। द कैट वॉज ट्राइड टू कम आउट ऑफ द बॉक्स बाई स्क्वीजिंग, जंपिंग, बिटिंग, ये सब करके कैट क्या है, बाहर आना चाहती थी। As the experiment was repeated the several times, the wrong movement decreases at the end. The cat was able to open the door in a single trial. यानी धीरे धीरे जिस तरीके से कैट उस बॉक्स में रहती है और धीरे धीरे वो जंप करके, बिटिंग करके, धीरे धीरे उसको क्या करती है, स्ट्रिंग को खींचना स्टार्ट कर देती है। और बार बार गलती करने के बाद धीरे धीरे उसकी गलती क्या होती है, डिक्रीज़ होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि जो बिल्ली होती है वो अपने स्ट्रिंग खींच के दरवाज़ा को खोल देती है और फिश को पा जाती है। तो यानी इनकी थ्योरी क्या है, ट्रायल एंड एरर, यानी उसने कितनी बार ट्राई किया और फिर एरर करके बाद में उसने सफलता पा ली। तो जो आपके थॉर्नडाइक थे वो क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है। इनको बिहेवियरिस्ट भी कहा जाता है, जो कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कैट पे किया था और पजल बॉक्स में किया था। और उन्होंने स्ट्रिंग को खींचा था बॉक्स के अंदर, बिल्ली ने मतलब एक बार गलती से किया, फिर बार बार धीरे धीरे करते करते उसको क्या हो गया, आदत हुआ, रॉन्ग मूवमेंट डिक्रीज़ होने लगा और डोर खुल गया। तो इनकी एक एक्सपेरिमेंट थी। ये है आपका, देख लीजिए, बिल्ली जो कि बॉक्स के अंदर है, बाहर क्या रखी हुई, फिश है और एक ट्रैप डोर है और एक स्ट्रिंग को उसने खींचा। देखिए ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर उसने इसको खींचा, ठीक है, और फिर डोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था कैट पे, ठीक है। रैंडम मूवमेंट ऑफ द कैट है ना, रैंडम मूवमेंट है, ऐसे वो बिटिंग करती है, जंप करती है, खुद से मतलब अंदर से ही प्रयास करती है कि मैं फ़िश पा जाऊँ, पर गलती करने के बाद ट्रायल करते करते, गलती एरर करते करते
बाद में वो सफल हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फैक्टर इन्वॉल्व इन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि लॉज ऑफ लर्निंग क्या है। लॉज ऑफ लर्निंग इसमें हम लोग जानेंगे कि पहले फैक्टर्स ही जान लेते हैं, लॉज ऑफ बाद में जान लेते हैं। तो पहला आपका क्या है, फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है ट्रायल एंड एरर थ्योरी में? पहला आपका है मोटिव एंड डिराइव। ठीक है, डिराइव इज टेंशन स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम नीड। डिराइव क्या है? एक टेंशन का स्टेट है जो कि नीड की वजह से, मतलब मुझे ये चाहिए, इस वजह से मुझे क्या हो गया, टेंशन हो गया। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आना चाहिए, वो आपकी क्या है, नीड है, उसकी वजह से क्या हुआ, आपको टेंशन हुई। ठीक है, वेयर देयर इज़ ड्राइव और मोटिव देयर इज़ लर्निंग। जहाँ आपकी ड्राइव, इच्छा होती है ना, आपका एक अंदर से इच्छा होगी तभी, मोटिव होगी तभी लर्निंग होगी। इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट ड्राइव वॉज हंगर, है ना, वहाँ पर बिल्ली के केस में क्या था, हंगर, भूख थी, उसको भूख लगी, उसने प्रयास किया और बाद में वो ट्रायल एंड एरर करते हुए डोर को खोल लिया। तो ड्राइव इज़ अ टेंशन स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम नीड। यहाँ पर नीड बिल्ली की क्या थी, हंगर, है ना, इसकी वजह से उसको टेंशन हुआ और फिर उसको मोटिवेशन मिला उसकी वजह से, है ना, कि मैं सीखूं किस तरीके से मैं दरवाज़ा खोल सकती हूँ। और फिर बाद में उसने एक्सपेरिमेंट किया और, ठीक है, एक्सपेरिमेंट डिराइव वॉज हंगर, उसका जो मतलब हंगर ही उसको डिराइव कर रहा था ना कि वो दरवाजे को खोल लें। ठीक है, तो ये आपका पहला है मोटिव और ड्राइव। नेक्स्ट हमारा है स्टिमुलस और गोल। स्टिमुलस क्या है देख लेते हैं, उद्दीपन जिसको बोलते हैं। तो इट इज़ अ कैजुअल फैक्टर ऑफ एक्टिविटी, है ना, कैजुअल फैक्टर ऑफ एक्टिविटी है इन प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट। फूड इज स्टिमुलस। फूड क्या है, स्टिमुलस है। यहाँ पर फूड क्या वो हो रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। जैसे कि आपने खाना देखा, आपको क्या आ गया, तुरंत स्लाइवेशन होने लगा, लार आपकी टपकने लगी, तो ये आपका क्या है, एक तरीके का स्टिमुलस है। इस कंडीशन में, जो आपके बिल्ली वाले कंडीशन में आपने देखा था कि वहाँ पर आपका जो फिश था वो क्या था, स्टिमुलस था। टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज़ द गोल, कि वो बॉक्स के बाहर आ जाए और बॉक्स के बाहर आके क्या पा जाए, अपना फिश पा जाए। तो यहाँ पर आपका स्टिमुलस, पहला चीज़ मोटिव होना चाहिए, डिराइव होना चाहिए। भूख लगी है, भूख ही आपका डिराइव था बिल्ली में, यहाँ पर बिल्ली के कंडीशन में स्टिमुलस उसे मिल गया, फिश देख लिया सामने भाई, तो बस अब तो लार टपकने लगी, अब तो कैसे भी उसको पाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मिलेगा तभी तो रिस्पॉन्स होगा ना। जैसे भूख लगी और लार टपकी, लार क्या हो गया, यहाँ पर रिस्पॉन्स है। द कैट मेक्स अ नंबर ऑफ वेरी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स लाइक स्क्रैचिंग, पुलिंग एक्सेट्राज। खाना देख के लार टपकना इज रिस्पॉन्स, बट यहाँ पर जो कैट क्या कर रही है, लार तो टपक रही है भाई, पर वहाँ पर और क्या कर रही है, स्क्रैच कर रही है, पुल कर रही है, दरवाजे को खींच रही है, पुश कर रही है। द रिस्पॉन्स विच लीड टू गोल नोन एज सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स, है ना, जो गोल के पास ले जाए, है ना, जो रिस्पॉन्स आपको गोल के पास ले जाए वो क्या होती है, सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स होती है। द रिस्पॉन्स विच डू नॉट लीड टू गोल नोन एज एनोइंग रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आपको गोल के पास नहीं ले जाती वो आपको क्या होती है, एनोइंग रिस्पॉन्स होती है। जैसे मान लो बिल्ली स्क्रैच कर रही थी, पुलिंग कर रही थी, पर उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो क्या था, आपका एनोइंग रिस्पॉन्स था। पर जैसे ही उसने पुल किया उस स्ट्रिंग को और दरवाज़ा खुला, वो क्या उसके लिए हो गई, आपकी सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स हो गई। तो दो तरीके के रिस्पॉन्स की बात किया गया यहाँ पर, आपकी कौन सी, एक सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स, एक एनोइंग रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था, मोटिव डिराइव, और फिर क्या देखा था, आपका स्टिमुलस, जो कि क्या था, हंगर था, फूड था जो बाहर रखा था, है ना, हंगर आपका क्या था, मोटिव था, आपका स्टिमुलस क्या था, फिश था, और आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ, जो आपने पुलिंग किया, स्क्रैचिंग किया, जो कि सेटिस्फाइंग और रिस्पॉन्स और एनोइंग रिस्पॉन्स के अंतर्गत आ रहा है।
ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट ब्लॉक। द कैट वॉज कन्फाइंड इन द बॉक्स विद क्लोज डोर, है ना, क्लोज डोर में थी तो वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक इसका नाम है, ठीक। तो चौथा आपका फैक्टर है। अब पांचवा क्या है, चांस सक्सेसेस, कितने चांसेस हुए जिसमें वो सक्सेस हुई थी। द रिजल्ट ऑफ रैंडम मूवमेंट द कैट बाई चांस सक्सीड इन ओपनिंग द डोर, ये चांस ऑफ सक्सेस होगा, यानी कौन सा ये उसने किया था मूवमेंट जिसकी वजह से उसने डोर को खोल दिया और उसने फिश को पा लिया। तो ये क्या आपका हो गया, चांसेस हो गए, ठीक है। तो चांस सक्सेस एक ये भी चीज़ हो गया। फिर आपका क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। पहले चीज़ उसने मतलब कौन सा गलत मूवमेंट किया, कौन से मूवमेंट में अचानक से वो सक्सेस हो गई। फिर नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। अब वो कौन सा प्रॉपर मूवमेंट को सेलेक्ट करेगी जिसकी वजह से वो डोर ओपन होगा। ग्रेजुअली द कैट सेलेक्ट द प्रॉपर वे ऑफ पुलिंग द स्ट्रिंग आउट ऑफ इट्स रैंडम मूवमेंट। जो कैट है वो सेलेक्ट करेगी प्रॉपर वे ऑफ पुलिंग स्ट्रिंग, कैसे प्रॉपरली उस स्ट्रिंग को खींचे कि वो दरवाज़ा खुल जाए, जो कि रैंडम मूवमेंट्स में थे, मतलब अचानक से वो स्क्रैचिंग कर रही थी, पुलिंग कर रही थी, है ना। तो ये सब में से वो चूज़ करेगी कौन सा वाला प्रॉपर वे था, कौन सा प्रॉपर तरीका था जिसकी वजह से वो जो है दरवाज़ा खुल गया उस जो रस्से को खींचने से। तो वो उसमें से क्या करेगी, एक जो रैंडम मूवमेंट्स करी थी उसने, उसमें से वो सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। अब उसने सेलेक्ट कर लिया कि भाई हाथ से खींचने से हो जा रही है तो फटाक से वो अब उसी से करेगी। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, इसके पहले क्या था, चांस ऑफ सक्सेस, यानी रैंडम जितने मूवमेंट की थी, स्क्रैचिंग, पुलिंग, पुशिंग, इसमें से कौन सा वाला सक्सीड हुआ था, ये चांस ऑफ सक्सेस था। पर इसमें सेलेक्ट करेगी कि कौन सा वाला सही मूवमेंट था रैंडम मूवमेंट में से। फिर फिक्सेशन, एट लास्ट द कैट लर्न द प्रॉपर वे ऑफ ओपनिंग द डोर बाय एलिमिनेटिंग ऑल द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी सारे इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस को वो क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, और जो करेक्ट वाला रिस्पॉन्स है उसको अब समझ जाएगी, ठीक है। नाउ द कैट इज़ एबल टू ओपन द डोर विदाउट एनी एरर, बिना एरर के अब वो डोर खोल पाएगी। तो कितना चीज़ हमने देखा अभी, पहला क्या देखा था, डेराइव होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। मोटिव हमें कब आएगा, हंगर, भूख से, ठीक है, सीखने की इच्छा। यहाँ पर क्या देखेंगे कि बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी जो लर्निंग क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। ये स्टूडेंट के टर्म में है ना लर्निंग। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, डेराइव होनी चाहिए, मोटिव होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, अच्छी लर्निंग होगी, है ना, लॉन्ग रन लर्निंग होगी। फिर क्या है, स्टिमुलस, है ना, स्टिमुलस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका फूड क्या था, यहाँ पर स्टिमुलस था, है ना, स्टिमुलस मतलब अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। फिर बच्चा रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, ठीक है, बाई स्क्रैचिंग, पुलिंग, यहाँ पर तो बिल्ली कर रही थी, बच्चा रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, क्या गलत रिस्पॉन्ड कर रहा है। गलत रिस्पॉन्ड बार बार करेगा तो वो एक तरीके का एनॉइंग रिस्पॉन्स हो जाएगा, जो कि गोल की तरफ उसे नहीं बढ़ाएगा, तो वो तुरंत एनॉयड हो जाएगा और फिर से नहीं पढ़ाई करेगा। पर अगर उसको अचानक से उसने सही उत्तर दे दिया और टीचर ने बोला वाह गुड गुड, तो उसको सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉकेज जो क्या था हमारा, क्लोज डोर और चांस सक्सेस, कितने चांसेस में उसने रैंडम मूवमेंट करके सक्सेस पाया था। मतलब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया जाता है और अचानक से बच्चे ने कोई भी ऐसे तुक्का मार के आंसर बता दिया, पर बाद में वो 3-4 क्वेश्चन बताने के बाद फिर वो सोचेगा अरे यार क्या थ्योरी थी, कुछ ना कुछ तो थ्योरी रही होगी ना इसके पीछे, कोई ना कोई तो रूल रहा होगा, उसी पे मैंने इसको किया। तो फिर वो तुरंत सेलेक्ट कर लेगा कि कौन सा रूल इस पर परफेक्ट है, ठीक है। मान लो कि वो एक पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसने पहला क्वेश्चन नहीं सही बताया, दूसरा मान लो बता दिया बाई चांस, अब 5वें-6वें में भी उसने नहीं बताया, फिर वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि कुछ पाइथागोरस नाम की चीज़ होती है जो कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो वो सेलेक्ट कर लेगा कि कौन सा मूवमेंट इज़ करेक्ट, है ना, कौन सा वाला फॉर्मूला सही है। तो यहाँ पर भी सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट हो गया। और फिक्स कर लेगा कि यहाँ पर टीचर क्या पूछ रहा है, पाइथागोरस पे सवाल पूछ रहा है, बस याद कर लो पाइथागोरस थ्योरम और पूरा आंसर दे दो। तो यहाँ पर फिक्सेशन हो गया। यहाँ पर बिल्ली ने भी फिक्स कर लिया कि डोर भाई ऐसे खुलेगा स्ट्रिंग खींचने पे। तो सेम चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट भी करेगा, तुरंत वो फार्मूले को गेन कर लेगा और तुरंत उसका आंसर स्टार्ट कर देगा सही से देना। तो ये आपका था क्या, आपका फैक्टर्स थे इसमें, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या है लॉ ऑफ लर्निंग। तो
पहली चीज़ है आपका प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो है, उसमें 3 चीज़ें हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। और आपका जो सेकेंडरी लॉ है, सेकेंडरी लॉ में आपका आ जाएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो ये आपका प्रैक्टिस में ही आ जाता है, ठीक है। और जब सेकेंडरी में हम देखेंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें आती है, तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो प्राइमरी लॉज क्या है देख लेते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होगा ज़रा देखते हैं। अब बच्चा जो होगा वो, इसको हम लोग लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी बोलते हैं, रेडीनेस को लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस, लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ रेडीनेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस, और इसको क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मोटिवेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 2। द लर्नर लर्न्स व्हेन ही इज़ रेडी टू लर्न। अगर बच्चा रेडी है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए तत्पर है, तैयार है, तभी वो सीख सकता है। अगर नहीं है तो वो सीख नहीं सकता। इस नियम के अनुसार यदि कोई बालक किसी अधिगम क्रिया के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसके अधिगम का दर जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी उसमें दर उसकी क्या होगी, दर में बहुत कमी होगी अगर वो मतलब अच्छे से नहीं सीखना चाहता है, ठीक है। The law states that when any conduction unit is ready to conduct, if it is conduct is satisfying. When any conduction unit is not ready to conduct, for it conduct is annoying. When any conduction unit is ready to conduct, for it not to conduct also annoying. यानी यहाँ पर जो है यही बात कर रहा है कि अगर बच्चा तैयार नहीं है सीखने के लिए तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, अनोइंग हो जाएगा। अगर वो सीखने के लिए तैयार है तो वो क्या है, सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। अब हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट है होगा नेक्स्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, इफ़ द इफेक्ट इन डूइंग एनी वर्क इज enjoyable or pleasant, the individual tries to learn the quickly and learns it too. यानी जो बहुत अच्छा होगा, मतलब इफ़ेक्टिव लर्न, मतलब सिखाया जा रहा है, इन्जॉयबल है, प्लीजेंट है, मज़ा आ रहा है खूब सीखने में, तो बच्चा क्या होगा, बहुत जल्दी सीखेगा, है ना। लर्न क्विकली, बहुत जल्दी सीखेगा। अब ये चीज़ सक्सेस एंड फेलियर से भी रिलेट करता है। जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट होता है, मान लो कि वो फेलियर हो रहा है अपने लाइफ में, तो उसको बहुत बैड इफेक्ट आएगा। सक्सेस हो रहा है तो अच्छा इफेक्ट आएगा। द सक्सेस ब्रिंग सेटिस्फैक्शन, सक्सेस उसे सेटिस्फैक्शन देगा और लीड टूवर्ड्स द लर्निंग, और लर्निंग की तरफ उसे आगे बढ़ाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फेलियर उसे क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है, स्टॉप करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। द लॉ स्टेट दैट एनी बिहेवियर दैट फॉलोड बाई प्लीजेंट consequence is likely to be repeated and any behavior followed by unpleasant consequence is likely to be stopped। मतलब यहाँ पर जो है आपका प्लीजेंट है तो रिपीटेड होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्लेजर पेन लॉ भी इसको कहा जाता है। पहला क्या है, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट। पहला हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ रेडीनेस देखा था, जो कि लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस इसको कहा जा रहा था, लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहा जा रहा था। यानी बच्चा जब तैयार होगा तभी वो अधिगम कर पाएगा, अतः वो अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था, अगर कि इफेक्टिवली पढ़ाया जा रहा है, इंजॉयबल पढ़ाया जा रहा है, प्लेजर मिल रहा है उसको, तो वो अच्छे से लर्न करेगा।
और डायरेक्टली रिलेटेड टू सक्सेस एंड फेलियर था ये लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर फेल है तो उसको अनोइंग लगेगा, अगर सक्सेस है तो उसको मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी इसको कहा जाता है, यानी अभ्यास का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, किसी कार्य को सीखने के लिए क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, जो कि आजकल लोग नहीं करते हैं, पढ़ते हैं उसको रिवीजन नहीं करते हैं। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। तो वह क्रिया अनुकूलित एडाप्टेशन हो जाती है, यानी यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, एडाप्टेशन की बात की जा रही है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो वो क्या हो जाएगी, अनुकूलित हो जाती है। यदि उसका अभ्यास छोड़ दिया जाए तो अधिगम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अधिगम पर। ठीक है, आपके लर्निंग पे वो क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इसमें आपका दो लॉ यूज़ होता है, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ मिसयूज़। अगर आपके अधिगम का ऑफ लॉ अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो क्या हो जाती है, लर्न हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच जाती है, यानी लॉ ऑफ प्रैक्टिस में ये चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर दूसरी क्या लॉ यूज़ होती है, लॉ ऑफ मिसयूज़, है ना, लॉ ऑफ यूज़ एंड दूसरी क्या है, लॉ ऑफ मिसयूज़। ठीक, ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी कार्य को सीखने के लिए क्रिया के बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस ये चीज़ हो गई। अब आपका देख लीजिए, यहाँ पर दिया है लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विथ प्रैक्टिस द कनेक्शन इज स्ट्रेंथन, है ना, आपका जो प्रैक्टिस आप जितना करते जाएंगे आपका वो चीज़ उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। पर अगर आप डिसयूज़ करते हैं, व्हेन प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड द कनेक्शन इज वीकेंड। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होएगा, है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी आप फिर आपको परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, आप वीक होते जाएंगे। अगर आप यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथन होते रहता है आपका प्रैक्टिस। फिर आपका सेकेंडरी लॉज, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट लॉज भी कहते हैं लर्निंग का, वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस जो होता है वो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ लर्नर से रिलेट करता है। अगर आपको लॉ ऑफ रेडीनेस पूछा जाए तो आप लोग याद करिएगा उस चीज़ को किससे रिलेट किया जाता है, फिजिकल, मेंटल एंड किससे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट ऑफ लर्नर। किससे, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल आप लोग लिख लीजिए इसको, स्टेट ऑफ लर्नर से क्या जाता है। ठीक है, निगेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस, अगर आप रेडी नहीं हैं तो निगेटिव लर्निंग होगी। लॉ ऑफ इफेक्ट में जो होता है, इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्नर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव आउटकम कब होगा, जब आप रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे। ठीक है, और सेम चीज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज में होती है, इनकरेज रिपीटेशन टू एक्वायर स्किल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसमें ये चीज़ आती है, किसमें, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती है। तो हम लोग जान लेते हैं सेकेंडरी लॉज क्या होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला है मल्टीपल रिस्पॉन्स। समस्या समाधान हेतु अधिगमकर्ता अर्थात सीखने वाला व्यक्ति बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करता है, तब तक करता रहता है जब तक कि सही अनुक्रिया ना मिल जाए। ठीक है, जब तक सही रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता तब तक वो क्या करता है, लगातार क्या करता है, प्रयास करता रहता है। जिस तरीके से आपने देखा कि जो बिल्ली थी वो क्या करती रहती थी, ट्राई करती थी, और उसका जो प्रयास था वो क्या होता था, आपका असफल हो जाता था, एरर आ जाता था, फिर भी वो ट्राई करती थी, फिर भी एरर आ जा रहा था, है ना, ये सब चीज़ें आ रही थी ना बार बार। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स यही है कि बच्चा जो होता है, अधिगम करता, जो लर्नर होता है, वो लगातार क्या होता है, प्रतिक्रियाएं करता रहता है, जब तक कि वो क्या कर नहीं लेता है, जब तक कि सही रिस्पॉन्स पे नहीं पहुंच जाता है। लॉ इम्प्लाइज दैट कन्फ्रंटेड विद अ न्यू सिचुएशन द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इन वैरायटी ऑफ वेज बिफोर अराइविंग द करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी वो बहुत सारा वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस पे जाता है, जब किसके पहले, करेक्ट रिस्पॉन्स पे पहुंचने के पहले, यानी वो गलत भी बोलेगा, कुछ अलग भी बोलेगा, है ना, फिर उसके बाद वो करेक्ट रिस्पॉन्स देगा। तो ये चीज़ें आपकी क्या होती है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में आती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। अब नेक्स्ट हमारा जान लेते हैं लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। पॉजिटिव इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, यानी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मान लो हम क्लास में मेरा टीचर आया, ठीक है,
हम पहले ही सोच लिए अरे यार ये क्या पढ़ाएगा, है ना। तो ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर एटीट्यूड, यहाँ पर हम कोई लर्निंग नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी को लर्न करना हो। यानी जब हम बोलते हैं कि जब हमें सीखना है, लर्निंग करना है, तो हमें गधा बन जाना चाहिए उस समय, तभी लर्निंग हो सकती है। तो पॉजिटिव जो आपका एटीट्यूड है वो आपको लर्निंग कराता है, अदरवाइज नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है वो आपको स्टॉप कराता है, ठीक है। लर्निंग इज गाइडेड बाय एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स टास्क। लर्नर परफॉर्म द टास्क प्रॉपरली इफ ही डेवलप हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द टास्क, है ना। टास्क के प्रति उसका क्या होना चाहिए, एकदम हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब स्वस्थपूर्वक उसका क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड हो गया। अब लॉ ऑफ एनालॉगी, एनालॉगी मतलब आत्मसातीकरण का नियम इसको भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ एसिमिलेशन भी इसको कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है। इसको ये भी कहा जाता है। इंडिविजुअल मेक्स यूज़ ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस और एक्विजिशन वाइल लर्निंग अ न्यू सिचुएशन, यानी अपना जो मतलब कोई भी बच्चा है अगर कोई भी अधिगम करता है, अगर वो चीज़ें लर्न करता है न्यू सिचुएशन में, तो अपना क्या करता है, ओल्ड एक्सपीरियंस क्या है उसको प्रयोग करता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए आप बच्चे थे, तो आपने क्या देखा, डॉग देखा, काऊ देखा, टाइगर देखा, जो कि 4 पैर वाले हैं। मान लो कोई 4 पैर वाला और कोई जीव देख लिया, तो आपने अपना ओल्ड एक्सपीरियंस यूज़ करके उसका कुछ नाम दे दिया, है ना। तो इसमें क्या किया आपने ओल्ड एक्सपीरियंस को यूज़ किया कि आप क्या करें, न्यू सिचुएशन में लर्निंग क्या करें, पा सकें, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ एनालॉगी, यानी आत्मसातीकरण का नियम। एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन अ सिमिलर सिचुएशन इन पास्ट, यानी सिमिलर सिचुएशन में उसको पास्ट में भी ऐसा सिचुएशन मिल चुका है और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है न्यू सिचुएशन में अपने पुराने वाले सिचुएशन के एक्सपीरियंस के आधार पे। दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म मेक अ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, यानी आत्मसातीकरण से उसने यहाँ पर क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं कि क्या है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या है, यदि अधिगमकर्ता की परिस्थितियों का सर्कमस्टेंसेस का सामना हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम को भी किया जा सकता है, अर्थात एक कार्य के साथ दूसरा भी कार्य सीखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में मतलब जो बच्चा होता है वो अगर मान लो कि कुछ प्लस माइनस सीख रहा है, ठीक है, मान लो कि कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको दूसरे वाले में भी तो यूज़ करता है, ठीक है, और भी मैथमेटिक्स में भी तो यूज़ आता है नहीं, है ना। जैसे मान लो न्यूमेरिकल कर रहा है, ठीक है, अब मान लो किसी का वॉल्यूम निकाल रहा है, या फिर मान लो कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ निकाल रहा है, तो लेंथ भी की वैल्यू जो होगी, ब्रेथ की जो वैल्यू होगी, उसको मल्टीप्लाई ही तो कर रहा है, जो कि पहले उसने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि अधिगम की परिस्थितियाँ या सर्कमस्टेंसेस का सामना हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम की भी अधिक क्रिया मतलब क्रिया किया जा सकता है, अर्थात एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी सीखा जा सकता है। एक मतलब कार्य के साथ कई कार्य हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। मतलब हमने क्या सीखा कि हमें लेंथ इनटू ब्रेथ निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उससे हमने क्या सीख लिया, उससे हमने सीखा मल्टीप्लाई भी। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, भी इसमें आता है। एक चीज़ आप लोग और लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, क्योंकि आपके टोटल 8 जो है उसमें उन्होंने लॉज दिए थे। तो हमने क्या क्या देखा, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एनालॉगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है, पार्शियल एक्टिविटी देखेंगे। अब पार्शियल एक्टिविटी क्या है, किसी कार्य को सीखते वक्त यदि विषय वस्तु को तोड़ के सीखा, छोटे छोटे भागों में खंड में बांट के सीखा जाए तो अधिगम क्या होता है, शीघ्र होता है, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है।
वरना अधिगम का दर क्या होता है, बहुत मंद हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी बोलते हैं। पार्शियल मतलब क्या होता है, आधा, है ना, कंप्लीट मतलब पूरा। तो अगर हम किसी चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे एक लड़का जा रहा है, आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए, ए पढ़ाएंगे, क पढ़ाएंगे, लड़का लड़का, फिर जा रहा है, तो ये चीज़ें पढ़ाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा एज़ कम्पेयर टू एक लड़का जा रहा है पूरा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि पार्शियल एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, अधिगम को क्या करती है, शीघ्र प्राप्त कराती है। नहीं तो आपका अगर आप पूरा पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे, तो फिर तब तो समस्या हो जाएगी, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसी तरीके से हमें क्या पढ़ना चाहिए, पार्शियल टू कंप्लीट। पार्शियल मतलब क्या होता है, आधे से पूरे की तरफ, ठीक है। पार्शियल मतलब आधा, पूरा मतलब आपका कंप्लीट, है ना। तो ऐसे पढ़ना चाहिए। तो ये टोटल आपके 8 लॉज हो गए थॉर्नडाइक के। अब हम आगे देख लेते हैं इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, है ना। पहला है मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पहला हमने देखा कोई मोटिव होना चाहिए, आप पढ़ के क्या बनना चाह रहे हैं उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए, अदरवाइज आपकी लर्निंग इज़ वेरी यूजलेस, है ना, कोई यूज़ नहीं है उसका। फिर दूसरा क्या है, लर्निंग शुड बी पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग क्या होना चाहिए, गोल डायरेक्टेड होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, है ना। और क्या है, थ्योरी स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल रेडीनेस, मीनिंगफुल प्रैक्टिस एंड इंटेंसिव इन लर्निंग प्रोसेस। यानी बच्चे को, जैसे मान लीजिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम जो देखते हैं ना रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट, तो वो कहाँ से है, थॉर्नडाइक से आया। लर्नर को क्या होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, वो रैंडम एंड वेरिएबल रिस्पॉन्सेस भी दे सकता है। रैंडम रिस्पॉन्स क्या होता है, रैंडम मतलब कोई भी गलत रिस्पॉन्स भी दे रहा है, फिर बाद में वेरिएबल, अब रैंडम मतलब रिस्पॉन्स देते थे वो वेरिएबल रिस्पॉन्स पे पहुंचता है। और क्या होना चाहिए, जो लर्निंग होना चाहिए ट्रायल एंड एरर नेचुरल प्रोसेस में होना चाहिए। तो जो आपका प्रैक्टिस है वो इम्पॉर्टेंट है, रेडीनेस होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, ये सब आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू लर्नर टू यूज़ रिपीट द नॉलेज दे गेट इन द क्लासरूम, है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्या करना चाहिए, लर्नर को देना चाहिए कि वो अपने नॉलेज का क्या कर सके, यूज़ कर सके क्लासरूम में। लर्नर शुड बी इनकरेज टू डू हिज टास्क इंडिपेंडेंटली, ही मस्ट ट्राई वेरियस सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर अराइविंग द करेक्ट वन। यानी लर्नर को इनकरेज करना चाहिए कि वो टास्क को इंडिपेंडेंटली करे, और गलत सोल्यूशन भी अगर दे रहा है तो धीरे धीरे ट्राई करते करते वो करेक्ट वन पे पहुंच पाए। तो ये आपका रहा थॉर्नडाइक की थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। ये आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने 2 चीज़ें बताई, प्राइमरी सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग को उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये आपका रहा थॉर्नडाइक की थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऑप्टिवजस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।